नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी। जैसे कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय नारियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। अब हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी नारी आंदोलन हुए उनमें नारियों की क्या भागीदारी रही। स्वतंत्रता के पश्चात नारी आंदोलन के स्वरूप में अनेक परिवर्तन आए। जो मुद्दे स्वतंत्रता के पूर्व नारी आंदोलन द्वारा उठाए गए उनमें से अधिकांश का समाधान लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हो गया। अब महिला आंदोलन केवल महिलाओं से संबंधित समस्याओं और मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आधारित हो गया। महिलाओं की स्थिति में मौलिक परिवर्तन कानूनी और वैधानिक रूप में हुआ। अभी इन महिला समर्थक संविधान व कानून को लागू करना एक प्रमुख मुद्दा बन गया। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन उनके लिए राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में खोल दिए। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण और विकास में महिलाओं के योगदान में वृद्धि हुई। जो राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार 1950 के संविधान द्वारा दिए गए वे प्राप्त नहीं थे, उनका विस्तार नारी आंदोलन का एक मुद्दा बन गया। नारी शिक्षा का विकास संतोषजनक रहा, किंतु 20वीं सदी के अंत तक नारी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाते रहे। आज़ादी के बाद अनेक नए मुद्दे महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित अधिक विभिन्न तरीकों से महिला शोषण व उत्पीड़न जारी रहे। नारी को आज़ादी तो मिली, किंतु वे पुरुषों के मातहत ही रही। उनकी सार्वजनिक जीवन में निरंतर बढ़ती भूमिका से प्रत्येक क्रियावादी पुरुष समाज का वे शिकार होने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात देश प्रथा एक दानव के रूप में प्रकट हुई, जिसने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दयनीय और पराजित जैसा बना दिया। देश प्रथा, देश उत्पीड़न, बलात्कार, पुरुषों की नशेबाजी और शराबखोरी व घरेलू हिंसा इत्यादि महिला जीवन की सच्चाई बनने लगी। इनसे लड़ना महिला आंदोलन की कार्य योजना का मुख्य पहलू बना। यह एक बात और उल्लेखनीय है कि आज़ादी के पश्चात महिला आंदोलन की व्यापकता में वृद्धि हुई। जहां आज़ादी के पूर्व नारी आंदोलन के सोच का केंद्र केवल महिलाएं थीं, वहीं आज़ादी के बाद समाज व राष्ट्र इनके सोच व कार्यक्रमों में केंद्र रहा। महिलाओं की राजनीति में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी। यदि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान का आकलन करें तो ये पाते हैं कि महिलाएं किसी भी अर्थ में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज़ादी के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया एवं वे गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की अनुगामी बनी। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात गांधीवादी महिला आंदोलन कमजोर हो गया। उस धारा से निकलकर अनेक महिलाएं राष्ट्र की मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़ गईं और उन्होंने राजनीति में उपयोगी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात नारी आंदोलन की मुख्यतः दो धाराएं दिखी। प्रथम धारा सक्रिय प्रतिरोध की एवं द्वितीय सुधार एवं सेवा कार्यों की। सक्रिय प्रतिरोध के साथ साथ नारी चेतना में वृद्धि निरंतर दिखाई देती है। द्वितीय धारा का विस्तार भी प्राप्त हुआ, किंतु इस धारा में सरकार पर निर्भरता रही। देश विभाजन से उत्पन्न समस्या का समाधान महिला आंदोलन का भी सरोकार बन गया। विभाजन के समय दंगों और बड़े पैमानों पर लोगों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप खोई हुई, छोड़ दी गई और अपहरण करी गई महिलाओं की समस्या आज़ादी के इनाम के रूप में मिली थी। सांप्रदायिक व साम्राज्यवादी कुत्सित कार्यों का दुष्परिणाम सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ा। नवीनतम शोध में ये तथ्य उजागर हुए कि विभाजन की प्रक्रिया के दौरान 80,000 से 1,50,000 तक महिलाएं अपहरण का शिकार हुई। बाद में भारत और पाकिस्तान लापता महिलाओं के खोजने व एक दूसरे को सौंपने की प्रक्रिया पर सहमत हुए। इस कार्य में महिला संगठन और नेताओं ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। 1957 तक लगभग 30,000 महिलाएं खोजकर उनके परिवार तक पहुंचाया जा चुका था। विभाजन के परिणाम स्वरूप बेघर हुई महिलाओं को पुनर्वास हेतु शहरों में कामकाजी महिलाओं छात्रावास स्थापित करने, महिलाओं को रोजगार परक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य महिला संगठनों की उपलब्धि बनी रही। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो नारी आंदोलन है, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया और महिलाओं को 1950 में संविधान में अधिकार भी प्राप्त हो गए, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की लड़ाई जारी रही और उन्होंने किस प्रकार अपने आंदोलन जारी रहे ताकि उन्हें कुछ
मताधिकार संबंधी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि महिला संगठनों के क्षेत्र में परिवर्तन आया। विशेषकर वामपंथी आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों और पंचवर्षीय योजनाओं की खुलकर आलोचना की। उन्होंने सरकार की महिलाओं के साथ की गई वादा खिलाफी की भी आलोचना की। वामपंथी महिलाओं को संगठित कर प्रभावी महिला आंदोलन खड़ा करने के ध्येय से 1954 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का संगठन था, किंतु इस पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए कांग्रेस से असहमति रखने वाली एवं सरकार के विरुद्ध लड़ने वाली वामपंथी महिलाएं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से बाहर निकल गई। इस प्रकार महिला आंदोलन एक नई धारा में अस्तित्व में आई। नवगठित भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन ने समान अधिकार व समान जिम्मेदारी हेतु महिला संघर्ष पर बल दिया। साथ ही साथ महिलाओं की रहन सहन को ऊंचा उठाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। इसकी स्पष्ट मान्यता रही कि विद्यमान राजनीतिक शक्तियां महिला संगठनों की भूमिका परोपकारी व सुधारवादी कार्यों तक सीमित कर देना चाहती है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि समय के अनुसार इन संगठनों को तीखा प्रभावी बनाया जाए। 50 के दशक में महिला आंदोलन कमज़ोर दिखाई देने लगा। इसका कारण यही नहीं था कि वास्तव में महिला आंदोलन के जोश में कोई कमी आई थी, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात महिला अधिकारों के नियंत्रण घोषणा व उनके कार्यान्वयन के इंतजार में महिला संगठनों ने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। 60 के दशक के अंत और 70 दशक के आरंभ में देश में नया राजनीतिक उभार दिखाई दिया। नई राजनीतिक धारा और आंदोलन के रूप में नक्सलवादी आंदोलन, जेपी आंदोलन, चिपको आंदोलन एवं मूल्य विरोधी आंदोलन अस्तित्व में आया। नवीनतम शोध कार्यों में इस बात की पुष्टि होती है कि निम्न तबकों की महिलाएं, जिनमें औद्योगिक, श्रमिक वर्ग और गरीब निर्धन महिलाएं थीं, वे यथास्थिति से ऊब चुकी थी। इसलिए उनका जुड़ाव इन नए आंदोलन के साथ बढ़ा। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में पश्चिम के नक्सलवादी जिले से आरंभ हुआ। यह कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का हथियार बंद संघर्ष था। इस आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। वे स्थानीय स्तर पर नेतृत्व संभालने के कार्य में संलग्न रही। एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबर पहुंचाना, हथियार, गोला बारूद, राशन, कपड़े, पैसे इत्यादि अपेक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्यों में महिलाएं विशेषकर सक्रिय हुई। आंदोलन में सम्मिलित महिलाओं ने स्वेच्छा से हथियार चलाने सीखे। ये एक नए तरीका का अनुभव था। जेपी आंदोलन मुख्य रूप से गुजरात व बिहार में आरंभ हुआ, जिसे नवनिर्माण युवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें युवा लड़कियों व महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक रही। जेपी आंदोलन से उत्पन्न छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में महिला नेतृत्व की भूमिका भी रही। 1974 में उत्तराखंड की महिलाएं चिपको आंदोलन में सम्मिलित हुई। ये पूर्णतः महिला आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें समाज के सभी सदस्य यथा पुरुष, महिला, बच्चे व बूढ़े सम्मिलित थे, किंतु महिलाओं की भूमिका इसमें सबसे अधिक सक्रिय रही। इस आंदोलन के जो प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि जंगल के ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से लिपट जाया करते थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा में अधिक कामयाब हुई। इसको चिपको आंदोलन के नेता व कार्यकर्ता इस बात को समझ चुके थे। वे अपने आंदोलन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी द्वारा ही सफल बना सकते थे। इस आंदोलन को पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय मिली। इस प्रेरणा लेकर देश के अनेक भागों में पर्यावरण रक्षा व क्षेत्र में महिला सक्रियता वृद्धि हुई। 1973 से 1975 के दौरान महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में मूल्य विरोधी आंदोलन चला। इस आंदोलन की संगठनकर्ता साम्यवादी और समाजवादी महिलाएं थीं। इस आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने खुलकर भाग लिया। जो गृहिणियां घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, वे जनसभाओं और रैलियों में सम्मिलित हुई। मूल्य वृद्धि का असर घरेलू बजट पर पड़ने से महिलाएं सर्वाधिक पीड़ित थी, अतः उन्होंने मूल्य वृद्धि विरोधी प्रदर्शनों की जड़ी लगा दी। यह आंदोलन और भी व्यापक होने लगा और मूल्य विरोधी के साथ साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए तत्पर हुआ। महाराष्ट्र से निकलकर यह आंदोलन गुजरात भी फैल गया। इस समय वहाँ जयप्रकाश नारायण का नवनिर्माण आंदोलन
संपूर्ण क्रांति के लिए अपनी चरम सीमा पर था। यह आंदोलन जेपी आंदोलन में सम्मिलित हो गया। जेपी आंदोलन में महिलाओं ने मुद्दे पर सीधे तौर तो नहीं उठाया, किंतु संपूर्ण क्रांति की योजना सबको सम्मिलित था, अतः महिलाओं की भागीदारी इसमें उल्लेखनीय रही, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। इसमें आपने जो स्वतंत्रता के पश्चात जो नारी आंदोलन है, उसमें नस्लवादी आंदोलन, चिपको आंदोलन और मूल्य वर्दी विरोधी आंदोलन, ये 3 मुख्य रूप से जो आंदोलन है, इनको आप अलग से लिख के और इनके जो नेता हैं और इनके विरुद्ध जो जिन महिलाओं ने भाग लिए हैं, उन पे आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। 1960 से 1970 के दौरान साम्यवादी दल ने महिलाओं को श्रमिक आंदोलन में आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि 1974 के दौरान गुजरात में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के महिला संगठन की स्थापना हुई। इससे नए महिला संगठन का नाम सेवा रखा गया। ये सेवा हिंदी का शब्द नहीं, बल्कि संगठन के अंग्रेजी नाम सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का लघु नाम था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अटला एक पुराना गांधीवादी संगठन था, जो 1919 में गांधी जी एवं अनुसुईयाबेन साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभ में तो नया संगठन पुराने संगठन के सहयोग से खड़ा हुआ, किंतु कुछ समय बाद ही ये एक स्वतंत्र संगठन बन गया। ये केवल कपड़ा मिल की महिला श्रमिकों का संगठन न रहकर एक अलग किस्म के संगठन में परिवर्तित हो गया। इसने सबसे अधिक ध्यान असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को श्रमिक संगठित कर दिया। स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने वाली महिलाओं को संगठित करने व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य में सेवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सेवा का प्रसार भारत के अन्य शहरों में हुआ। इसके प्रमुख नेता इला भट्ट ने इसे भारतीय महिलाओं का प्रमुख संगठन बना दिया। इसके कार्य का विस्तार भी हुआ। 1972 में महाराष्ट्र के धुलिया जिले में शहादा आदिवासी लोगों का एक आंदोलन पैदा हुआ। प्रारंभ में इसका संचालन सर्वोदय और गांधीवादी कार्यकर्ता चला रहे थे। इसका संबंध आदिवासियों की भूमि संबंधी मांग थी। कुछ समय बाद इस आंदोलन में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी प्रवेश कर गए। यह आंदोलन उनके हाथों में चला गया, कार्यक्रम का अंग बन गया। इस आंदोलन में आदिवासी महिलाओं ने अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। इसके माध्यम से आदिवासी महिलाओं में चेतना और आत्मविश्वास जागृत हुआ। यह आंदोलन शराब विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता उल्लेखनीय रही, क्योंकि शराबखोरी की सर्वाधिक शिकार महिलाएं ही थीं। महिलाएं शराब को पत्नी पिटाई का प्रमुख कारण मानती थी और इस आंदोलन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न कोनों में व्यापक शराब विरोधी महिला आंदोलन चालू हुए। उत्तराखंड क्षेत्र में शराब विरोधी आंदोलन चिपको आंदोलन के साथ साथ चला। 90 के दशक में आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली शराब विरोधी आंदोलन हुआ, जिससे सरकार ने शराब बिक्री पर अंकुश लगा दिया। महिलाओं को सामाजिक समानता प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता प्रश्न उठने लगे। 1971 में शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय ने एक समिति संगठित की। इस समिति का कार्य ये जांच करना था कि संवैधानिक कानून व प्रशासनिक प्रावधान महिला शिक्षा और रोजगार को बढ़ाने में सफल रहे। 1974 में जब समानता की ओर शिक्षक महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो नारीवादी आंदोलन से जुड़े संगठनों ने सरकारी प्रयासों पर असंतोष जताया। ये रिपोर्ट आगामी महिला आंदोलन का आधार अवश्य बुनी और पुनः महिलाओं की कानून असमता योग्यता पर प्रश्न खड़े हुए। 1974 के पश्चात नारी आंदोलन में तेजी दिखाई दी। अभी भी महिला चेतना की आवश्यकता महसूस हो रही है। अक्टूबर 1975 में महिला आंदोलन की नेताओं की संयुक्त प्रयासों से पूना में यूनाइटेड वुमेन्स लिबरेशन स्ट्रगल कॉन्फ्रेंस संयुक्त महिला मुक्ति संघर्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न कोनों से लगभग 1000 महिला कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इनमें सभी वर्गों की महिलाओं ने
महिलाएं सम्मिलित थी। व्यावसायिक आधारों पर देखें तो इसमें औद्योगिक, कृषि, श्रमिक, कुली, अध्यापक, विद्यार्थी, प्रोफेसर इत्यादि महिलाएं शामिल हुई। वास्तव में ये प्रयास वामपंथी विचारों की समर्थक महिलाओं का था, जिसमें माओवादी ग्रुप, समाजवादी दल, रिपब्लिकन पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं लाल निशान पार्टी, महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल इत्यादि शामिल थे। अब बात करें हम कि स्वतंत्रता पश्चात नारी आंदोलन, तो इसका शाब्दिक अर्थ या सरल शब्दों में मैं आपको कहना चाहूँ तो स्वतंत्रता के बाद जितने भी नारी आंदोलन हुए हैं, इनको यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार देश के अनेक कोनों से महिलाओं को जो समान अधिकार दिलाने की बात उठी, और वर्तमान समय में भी ये चल ही रहा है और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण ही हैं। जैसा कि मैंने स्लाइड शो में किया था कि कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती वसुंधरा राज और सुनीता विलियम्स और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने खेल जगत में भी अपने देश का नाम उजागर किया है। और वर्तमान समय में महिलाओं के और भी इनको अधिकार दिए जाए या और भी इन्हें सुविधाएं दिए जाए, इससे भारत सरकार के द्वारा प्रयास जारी है। मुझे आशा है कि इस व्याख्यान में आपको, जैसा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो नारी आंदोलन है उसमें जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको आप एक इंडेक्स बनाएंगे कि कौन सा आंदोलन कब हुआ और कौन से दल का इसमें योगदान रहा, किस देश से आवाज़ उठी और कौन नेता था, इसको बनाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।